नमस्कार मित्रों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 के इस भाग में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच का भाग दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो मांग की कीमत लोच, इसमें हमने की विधियां पढ़ रहे थे हम। इसमें पहली विधि हमने पढ़ी थी पहले भाग में, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ये कहती है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन भाजक कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, ऊपर भी आनुपातिक या प्रतिशत, नीचे भी आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, सूत्र से भी हम आनुपातिक रूप से या आनुपातिक या प्रतिशत विधि से मांग की कीमत लोच माप सकते हैं। जो दूसरा बिंदु हमारे पास आता है, दूसरी विधि जो हमारे पास है वो है ज्यामितीय विधि। इसमें हम मान लेते हैं कि जो मांग वक्र है, जो ये सरल रेखीय रूप में है, ए बी रूप में है, और इसके किसी भी बिंदु पर सरल रेखीय रूप में है, जिसमें वाई अक्ष पर हमेशा हम कीमत दिखाते हैं, एक्स अक्ष पर हमेशा मांग मात्रा दिखाते हैं। तो जिसके किसी भी बिंदु पर हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस बिंदु P पर हमको कीमत लोच निकालनी है, तो P से इस रेखा का जो सरल रेखीय वक्र है, इसका निचला हिस्सा और भाजक P से ऊपरी हिस्सा, मतलब निचले हिस्से में किसी बिंदु की यदि मांग की कीमत लोच निकालनी है, तो उस बिंदु से उस सरल रेखा के निचले हिस्से में उस बिंदु से उस सरल रेखा के ऊपरी हिस्से का भाग लगा देते हैं। तो इसका अगर हम सूत्र लिखें तो सूत्र हमें लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच ये बराबर बिंदु से सरल रेखा का निचला हिस्सा भाजक क्या बिंदु से सरल रेखा का ऊपरी हिस्सा। कैसे? जैसे हमें यदि इस P बिंदु पर मांग की कीमत लोच निकालनी है, तो P से इस रेखा का निचला हिस्सा कौन सा है? PB। तो हम P बिंदु पर निकाल रहे हैं पहले। तो P बिंदु पर मांग की कीमत लोच ED बराबर निचला हिस्सा PB अपॉन P से इस सरल रेखा का ऊपरी हिस्सा PA। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें P बिल्कुल मध्य बिंदु है, बीच में है, इसलिए P से B की दूरी और P से A की दूरी बराबर है। अगर इस सरल रेखा का बिल्कुल मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समान दूरियां हैं। तो अगर कटने के बाद मान कितना आएगा इसका? 1। दो मान अगर समान हैं तो कटने पर क्या आएगा? 1। तो ये हो गया मांग की कीमत लोच का मान इकाई P बिंदु पर। हम ऐसे ही जैसे हम इस M बिंदु पर ज्ञात करते हैं, तो M बिंदु पर मांग की कीमत लोच, M बिंदु पर ED बराबर M से निचला हिस्सा क्या आया? MB, और M से इस रेखा का ऊपरी हिस्सा MA। तो यहाँ पर MB कम है, छोटा है, और MA बड़ा है, ज़्यादा है। इसका मतलब बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं। अगर हम बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में लगाएंगे तो हमेशा मान किस में आएगा? दशमलव में आएगा। दशमलव का मतलब क्या हुआ? मान 1 से कम है। तो अगर निचला हिस्सा बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इसकी मांग की इकाई लोच है, मांग की जो लोच है
मांग की कीमत लोच, इसका मान इकाई से कम है, इकाई से कम है, क्योंकि नीचे बड़ा मान है, ऊपर छोटा मान है। ऐसे ही इस n बिंदु पर हम सेकें, तीसरा n बिंदु पर, तो हम देख सकते हैं कि n बिंदु पर निचला हिस्सा क्या है, NB, जो बड़ा है। अब बड़ी संख्या है और छोटा हिस्सा कौन सा है, ऊपर वाला NA। तो यहाँ ED का मान निकालना है, तो NB में NA का भाग लगा देंगे, तो ऊपर मान अगर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो मान 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, ऊपर बड़ी संख्या है। तो इसका मान क्या हुआ, इसका मान, इसकी मांग की कीमत लोच n बिंदु पर 1 से अधिक होती है, यानी यहाँ लोचदार है, यहाँ बेलोच है और यहाँ मांग की इकाई लोच है। अगले बिंदु को देखते हैं। अगर हम A बिंदु की बात करें हम, तो A बिंदु पर सारा जो हिस्सा है AB वो निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है ही नहीं। तो इस A बिंदु पर हम देखें तो यहाँ मान क्या निकलेगा ED का, AB नीचे ऊपर 0। तो अगर हर के अंदर 0 आता है तो मान क्या आता है, अनंत। तो यहाँ ED का मान क्या आएगा, ED बराबर अनंत। तो इस बिंदु पर नीचे मान है, ऊपर मान है, नीचे मान नहीं है, 0 आ रहा है ना। तो ये AB/0। ऐसे ही B बिंदु पर अगर हम देखें तो B बिंदु पर निचला हिस्सा नहीं है यानी 0, और सारा हिस्सा ऊपर है यानी BA। अगर मान ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, 0। तो यहाँ ED का मान क्या आएगा, 0। यहाँ P पर क्या है, ED का मान 1, M पर क्या है, ED का मान 1 से कम, और N बिंदु पर क्या है, ED का मान 1 से अधिक। तो यह ज्यामितीय विधि से अगर हम मांग वक्र को सरल रेखीय रूप में मान लें तो इसके हर बिंदु पर निचले हिस्से में ऊपरी हिस्से का भाग लगाकर हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरी विधि। तीसरी विधि हमारे पास आती है कुल व्यय विधि, यानी कीमत के परिवर्तन से खर्च किस प्रकार से बदल रहा है ना, उस विधि का नाम है कुल व्यय विधि। इसमें क्या होता है, यदि कीमत बढ़ती है और कुल खर्च कम हो जाता है, कीमत बढ़ती है और कुल खर्च कम होता है, या कीमत घटती है और कुल खर्च बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लोचदार मांग है। मतलब कीमत के परिवर्तन से मांग में क्या पड़ रहा है, मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, लोचदार मांग है। उदाहरण हम देखें, जैसे मान लें हम किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये है, कीमत कितनी है 10 रुपये, और हम उसकी अभी 100 ग्राम मात्रा ले रहे हैं या 100 किलो मात्रा ले रहे हैं, तो खर्च कितना हुआ 10 × 100। तो कुल खर्च अगर निकालना है तो कीमत को, कुल खर्च निकालना है तो कीमत को किससे, मात्रा से। 10 रुपये कीमत है, 100 किलो माल बिक रहा है, तो खर्च कितना हो गया 1000 रुपये। अब अगर इसी कीमत हम कम कर देते हैं, मान लिया कीमत हमने 8 रुपये कर दी, कितनी कर दी 8 रुपये, और 8 रुपये कीमत करने पर खर्च इसका बढ़ जाता है। 8 रुपये करने पर खर्च इसका बढ़ जाता है। जैसे मान लिया 8 रुपये करने पर हमें 130 किलो माल बिक रहा है। 8 रुपये करने पर कितना माल बिक रहा है 130 किलो, तो कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्चा कितना हो गया, मैं 8 रुपये पर 130 किलो माल खरीद रहा हूँ, तो खर्चा कितना जाएगा 13 × 104। तो यहाँ पे कुल खर्च क्या हुआ, बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया। तो लोचदार मांग का मतलब है कीमत के बढ़ने पर खर्च कम होता है और कीमत के घटने पर खर्च बढ़ जाता है, यानी विपरीत दिशा में अगर खर्च होता है तो हम कहते हैं कि मांग की लोच, मांग की इकाई लोच लोचदार है, लोचदार मांग है।
तो अब एक एक मांग की लोच क्या है? एक एक मांग की लोच का मतलब यह है कीमत के बदलने पर मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत के बदलने पर मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण लें आप, यहाँ पर मान लें कीमत 10 रुपये है। कीमत कितनी है? 10 रुपये। और कुल मांग मात्रा कितनी है? 80 किलो या 80 ग्राम जो भी है। ये कीमत है, ये मांग मात्रा है। कितना हो गया? 800। तो 800 रुपये यहाँ पे कुल खर्च है। कितना हो गया? 800 रुपये कुल खर्च है। अब इस कीमत को कम कर देते हैं। मान लिया कीमत कम होती है, 8 रुपये आती है। कीमत 8 रुपये आती है और उसकी जो मांग मात्रा है वो अब 100 रुपये हो जाती, 100 किलो हो जाती है। 8 रुपये 10 रुपये कीमत पर कितनी मात्रा बिक रही थी? 80। 8 रुपये की कीमत पर कितनी मात्रा उपभोक्ता खरीद रहे थे? 100 किलो। तो गुणा करने पर कितना आया ये? 800। तो खर्च पहले भी 800 था, अब भी 800 है। तो कीमत के बदलने पर यदि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम कहते हैं क्या? कि मांग की लोच इकाई है, एक एक मांग की लोच। ठीक है। अब उल्टा, अगर कीमत के बढ़ने पर खर्च भी बढ़ जाता है और कीमत के घटने पर खर्च भी घट जाता है, यानी समान दिशा में अगर परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मांग कौन सी है? बेलोचदार है। मांग बेलोचदार है। जैसे मान लिया 10 रुपये कीमत पर कितना माल बिक रहा था साहब? 10 रुपये कीमत पर जैसे मान लिया 80 किलो माल हमने खरीदा, तो खर्च कितना हो गया? 80 इंटू 10 यानी 800। 80 इंटू 10 यानी 800। अब मान लिया जो कीमत है वो घट जाती है, 8 रुपये हो जाती है। और कीमत 8 रुपये होने पर मान लिया हम 90 किलो माल खरीदते हैं। कीमत कम हुई है तो माल ज़्यादा बिकेगा, पर हमने कितना खरीदा? 90 किलो। तो कुल खर्च कितना हुआ? 8 9 72। यानी यहाँ कीमत के कम होने पर खर्च भी कम हो गया समान दिशा में। अगर कीमत के कम होने पर कुल खर्च भी घट जाता है या कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च भी बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि मांग क्या है? बेलोचदार है। तो ये कुल व्यय विधि से हम मांग निकाल सकते हैं। अब हम मांग की, ये जो मांग है इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला तत्व होता है वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति पर यदि अत्यावश्यक वस्तु हैं, यदि अत्यावश्यक वस्तु हैं तो उनकी मांग एक से कम होती है, क्योंकि हमें उन पर खर्च करना ही है। कीमत बढ़ने पर भी खर्च करना होता है। कीमत बढ़ने पर भी हमारा खर्च बढ़ता है, पर हमें उसको वहन करना होता है। कीमत बढ़ने पर भी खर्च बढ़ जाता है, हमें उसे वहन करना होता है। तो इसलिए अत्यावश्यक वस्तुओं की मांग, जो गेहूँ है, जो खाद्यान्न चीज़ें हैं, उनको खर्च करना ही है हमें, तो वहन करना होता है, एक से कम होती है। आरामदायक वस्तुएं हैं तो उनकी मांग क्या होता है? उनका खर्च हम स्थिर रखते हैं, क्योंकि उनमें हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, है ना। जो आरामदायक वस्तुएं हैं उसमें क्या है? खर्च, मतलब कीमत के बढ़ने पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, न कीमत के घटने पर खर्च में परिवर्तन होता है। कीमत अगर कम होगी तो हम खर्च बढ़ा देते हैं, मतलब हम ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं और खर्च उतना ही रखते हैं। कीमत के कम होने पर हम ज़्यादा मात्रा खरीद लेते हैं, खर्च उतना ही रखते हैं। विलासिता की वस्तुएं जो है, जैसे कार वगैरह, एसी वगैरह, इनकी जो मांग है वो एक से अधिक होती है, लोचदार होती है। ये लोचदार होती है, बेलोच है, एक एक लोच है। क्यों होती है लोचदार? क्योंकि जैसे ही विलासिता वस्तुओं की मांग, कीमत कम होती है, इन पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। कार की कीमत जैसे ही कम होगी, हम जो हमारे रेंज में आ जाएगी, उपभोक्ता ले सकेंगे, तो वो कार लेना शुरू कर देंगे, तो उनका खर्च बढ़ जाएगा कार पर। तो इस तरह से विलासिता वस्तुओं की मांग एक से अधिक होती है। और अगला बिंदु जिस पर मांग की लोच निर्धारित करती, निर्भर होती है, उसका नाम है प्रतिस्थापन वस्तु होने पर। यदि किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु है तो उसकी मांग
लोचदार होगी। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, चाय की कीमत बढ़ा देंगे तो लोग कॉफ़ी पियेंगे, पर मांग कुल खर्च में फ़र्क पड़ जाएगा, मांग मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो मांग मात्रा का कीमत के हिसाब से बदल रही है, कीमत के अनुसार बदल रही है, तो हम कहते हैं उसकी मांग क्या होती है, लोचदार। और अगर स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो मांग बेलोच होती है। स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो मांग बेलोच होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग है ना, किसी चीज़ के अगर एक से अधिक उपयोग हैं, किसी चीज़ के एक से अधिक उपयोग हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी कीमत कम होने पर उनका खर्च बढ़ा देते हैं। जैसे बिजली है, या कीमत बढ़ने पर खर्च कम कर देते हैं। बिजली के कई उपयोग हैं, पानी गर्म कर लेते हैं हम लोग, उसे बिजली से खाना भी बना सकते हैं, पंखे चलाते हैं, हीटर चलाते हैं। यदि बिजली की कीमत बढ़ जाए तो हम कहेंगे भैया पानी वानी गर्म नहीं करना बिजली से, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, तो हम खर्च को कम कर लेते कीमत बढ़ने पर। तो ये बेलोच होती है। अच्छा, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग अपने देख लिया। अब देखना है कि उपभोक्ता की बजट में उस वस्तु का हिस्सा कितना है। उपभोक्ता के बजट में उसका हिस्सा कितना है। जैसे ऐसी वस्तु जैसे माचिस है, छोटी चीज़ें हैं जिन पर बहुत कम हिस्सा खर्च होता है, तो उनकी मांग क्या होती है, बेलोच होती है। ठीक है। और ऐसी वस्तुएं जिन पर बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है, तो उनकी मांग लोचदार होती है। खरीदना ही है हमको, बड़ा हिस्सा हम खर्च करते हैं उस पर, तो जैसे ही हमें पता पड़ जाए कीमत बढ़ गई है तो हम उसका खर्च कम कर देते हैं, तो मांग लोचदार होगी, है ना साहब। उपभोग स्थगित करना, यदि मुझे पता पड़े कि मैं अपने उपभोग को, अगर कीमत बढ़ने पर मेरे उपभोग को मैं स्थगित कर सकता हूँ, तो मैं कर दूंगा, मैं खर्चा नहीं करूँगा। जैसे अगर गृह निर्माण की या जैसे गृह निर्माण की दरें बढ़ गई है, गृह निर्माण की दरें, ब्याज दरें बढ़ गई है, तो मैं कह दूंगा भैया मकान जो इस साल नहीं बना के अगले साल बनाएंगे, मकान इस साल नहीं बना के अगले, तो मैं स्थगित कर सकता हूँ, तो मैं स्थगित कर देता हूँ, तो वो मांग क्या होती है, लोचदार होती है। समयावधि पर भी निर्भर करती है, यानी अल्प समय में सबकी मांग बेलोच होती है, और दीर्घकाल में जो मांग की कीमत लोच है वो लोचदार होती है। यानी दीर्घकाल वह समय होता है जब हम हमारी कीमत के हिसाब से अपनी मांग को एडजस्ट कर सकते हैं, अल्पकाल में एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्पकाल में बेलोच होती है और दीर्घकाल में मांग क्या होती है, लोचदार। हम अपने मांग को, कीमत के हिसाब से मांग को क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इस तरह से हमने ये मांग की कीमत लोच का जो चैप्टर है वो लगभग पूरा कर लिया। अगली कड़ी में नई विषय वस्तु लेकर फिर हाजिर होंगे। आपसे अपेक्षा रहेगी कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।